Good evening, everyone. Well, firstly, I would like to welcome you all to this session. I extend my heartfelt gratitude to the guest of honor for gracing the occasion with their presence. I'm grateful to the whole team behind the GSTS platform for organizing such enlightening talks and providing me the opportunity to present my views. My name is Anisha Sharma, and I'm pursuing my master's in political science from Department of Political Science, Delhi University. My area of work includes analyzing the perception of global media houses about India. So, taking insights from that data, conducting a comprehensive survey of major social media platforms, and collecting data from fellow social media users. Today, I present you today's talk on the perception of India on social media. तो हम इस डिस्कशन की शुरुआत करते हैं फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग हैशटैग्स ऑफ 2024 दैट वाज व्हाट इज रॉन्ग विद इंडिया. In the month of February, after the unfortunate incident of gang rape of a Brazilian woman in India, there started a Twitter hashtag with what is wrong with India. And initially, uspe aane wala sara anger and rage was very justified because it talked about women's safety and tourist problems in India. However, बहुत जल्द ये जो हैशटैग था ये काफी रेसिस्ट मूवमेंट में बदल गया जिसमें इंडिया और इंडियंस के लिए काफी ज्यादा डेरोगेटरी रिमार्क्स आए. ये डेरोगेटरी रिमार्क्स उनके रिलीजन, उनके वैल्यूज, उनके बिलीफ सिस्टम सब पर आए. तो इन काउंटर ऑफ दिस प्रोपेगेंडा इंडियन यूजर्स ने इसी हैशटैग को यूज कर इंडिया की अचीवमेंट्स को पोस्ट करना शुरू कर दिया और साथ ही दूसरे कंट्रीज में होने वाले हॉरिबल इंसिडेंट्स के बारे में भी पोस्ट किया. Now, the very purpose of posting about the horrible incidents occurring in other countries was not about justifying that अगर कोई चीज दूसरे देश में होती है तो हमारे देश में होना it's fine, but rather telling कि अगर हम दूसरे देशों को वहां पे होने वाले कुछ हॉरिबल इंसिडेंट से जज नहीं करते तो हम इंडियन सोसाइटी को क्यों जज करें. इस हैशटैग के अंदर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया और इजरायली एम्बेसी इन इंडिया इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने भी पार्टिसिपेट किया था. लेकिन व्हाट डिड दिस ट्विटर हैशटैग पर्टिकुलरली टॉट अस वाज दैट कि सोशल मीडिया पे हमारा परसेप्शन क्या है. क्योंकि अभी कुछ सालों से डिप्लोमेटिकली वी वर डूइंग एक्सेलेंट, बट क्या वो सारे रिजल्ट्स परसेप्शन में चेंज हो रहे थे वो हमें इस हैशटैग से पता चला. So here is an overview of all the topics that we will be discussing in this talk. So now let's talk about perception. So हमारी reality काफी ज़्यादा complicated है with lots and lots of variables influencing. And to simplify it, what we do is we take help of narratives and prejudices. So these simplified narratives are basically perception. अब ये जरूरी नहीं है कि जो perception हो वो और reality congruent हो, क्योंकि obviously हमारी reality में बहुत सारे variables के complexes आते हैं. तो अगर हम परसेप्शन को कंट्री वाइज समझें तो अगर हम यूएसए के बारे में सोचते हैं तो वी इमेजिन द माइटीएस्ट ऑफ ऑल सुपर पावर. अगर हम साउथ कोरिया के बारे में सोचते हैं तो वी थिंक कि ये कितना इनोवेटिव कंट्री है. वी थिंक अबाउट के ड्रामास, के पॉप्स एंड मोस्ट ऑफ द जेन जी फील्स कि साउथ कोरिया इज द कंट्री वेयर दे विल फाइंड द आइडियल रोमांस. Now, talking about the countries which don't have that of a positive perception, basically China and Russia, we see कि इनका perception भी is a bit on the side of a supervillain, जिसकी military, जिसकी technology, जिसकी geopolitical strategies unbeatable है. लेकिन what about India? Well, unfortunately, India को काफी poverty stricken देश की तरह देखा जाता है, जहाँ की सबसे बड़ी strength और उनकी weakness उनकी overpopulation है. इंडिया में काफी ज्यादा इलिटरेसी है, करप्शन, क्राइम है. इंडिया के लोग बिल्कुल इमटेरियल होकर सम स्यूडो स्पिरिचुअलिटी में लगे रहते हैं और साथ ही इंडियन पॉलिटिक्स काफी क्योटिक है. अगर हम देखें कि ये जो परसेप्शन है ये स्पेसिफिकली सोशल मीडिया के टाइम से नहीं आया. अगर हम रमेश ठाकुर जैसे स्कॉलर्स के वर्क का एनालिसिस करें जिन्होंने 1992 में अपनी परसेप्शन के ऊपर स्टडी को पब्लिश किया था तो हमें पता चलेगा कि ये परसेप्शन इज देयर सिंस कॉलोनियलिज्म ऑफ इंडिया बिगिन.
इसको इन्फ्लुएंस ओरिएंटलिज्म ने किया, साथ में कुछ ऐसे मल्टीमीडिया और स्कॉलरली वर्क्स ने किया जिन वर्क्स की कंपोजिशन एक कॉलोनियल लेंस के थ्रू हुई थी, और साथ ही फॉरेन एनजीओस के इंडियन वर्क्स की जो फंडिंग जनरेट करने के लिए जो उन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा क्रिएट किया, उसकी वजह से भी इंडिया का परसेप्शन ऐसा बना। नाउ कोई हमारे बारे में क्या सोचे, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? वेल, इट मैटर्स अ लॉट, बिकॉज फर्स्टली इफ यू टॉक अबाउट सेल्फ इमेज, हमारी सेल्फ इमेज बहुत इन्फ्लुएंस होती है कि हमारे एटमॉस्फेयर, हमारे सराउंडिंग्स के लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। तो अगर हमारी सेल्फ इमेज काफी खराब है, अगर दूसरों के परसेप्शन हमारे लिए काफी खराब है, तो हमारी सेल्फ इमेज अपने आप डिटेरियोरेट होगी। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि हम हिंदी को कैसे ट्रीट करते हैं, क्योंकि फॉर फॉरेनर्स इट इज नॉट अ गुड लैंग्वेज एंड इट हैज इन्फ्लुएंस्ड अस। सेकेंडली, सॉफ्ट पावर और परसेप्शन आर डायरेक्टली कोरिलेटेड. If the perception is bad, then by no means we'll be having a good soft power. डायस्पोरा के एक्सेप्टेंस रेट को भी काफी फर्क पड़ता है परसेप्शन से. Diplomacy, I believe, is a very major tenet of the whole game of perception. Trade and investments are also seriously affected by perception. For example, we can talk about Uttar Pradesh. आज से 20 साल पहले उत्तर प्रदेश की परसेप्शन काफी अनसेफ स्टेट के तौर पर थी, लेकिन अभी कुछ समय से जब उत्तर प्रदेश के परसेप्शन में चेंज आया, तो एकदम से वहां पर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़े, क्योंकि बिजनेसमैन को लगा कि वहां पर पैसा लगाना एक सेफ अपॉर्चुनिटी है, जिससे वहां पे काफी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हुई. सो सेम गोज फॉर आवर कंट्री इंडिया. एंड लास्टली, tourism is also greatly affected by perception. Now, these are the keywords which actually define any social media discourse about India, which includes fascism for the politics, call center scams, authoritarianism, lack of infrastructure, and others. अब AI की वजह से और मीम्स की वजह से ये परसेप्शन और फ्यूल अप हो गया, एंड धीरे धीरे हमने ये देखना शुरू किया कि कुछ इस तरीके के स्पेसिफिकली गेम्स एंड चैलेंजेस भी डेवलप हुए जिसमें इंडिया के परसेप्शन को क्वेश्चन किया जा रहा था. जैसे कि इन कनाडा देयर वाज अ गेम कॉल्ड पिन इंडिया चैलेंज. सो इन दैट गेम आपको इंडियन मैप पर किसी भी एक लोकेशन पर एक पिन ड्रॉप करना होता था. गूगल मैप यू हैड टू टेक अ होल 360 डिग्री व्यू, और अगर पूरे 360 डिग्री व्यू में कहीं भी आपको कोई कूड़े का ढेर दिखता था तो आप वो चैलेंज हार जाते थे. इस गेम को ट्विटर के ऊपर, उनके ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काफी ज्यादा स्ट्रीम किया गया, जिससे हम देख सकते हैं कि इंडियन परसेप्शन को अगेन काफी ज्यादा नुकसान हुआ. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एरियाज वेयर नेगेटिव परसेप्शन परसिस्ट. सो ये जो मेरा ग्राफ है that has been basically constructed by generating responses from 200 social media users. You can take a look at it. Now, if we talk specifically about the areas, politically commentary refers कि हमारी जनरल पॉलिटिक्स, हमारे लीडर्स और हमारे पॉलिटिकल प्रोसेसेस और कल्चर को लेकर क्या ओपिनियन रहते हैं. अगर हम इसके हिसाब से देखें तो इंडियन स्टेट को मेजॉरिटेरियन, टोटलिटेरियन, ऑटोक्रेटिक स्टेट के रूप में समझा जाता है, और साथ ही इंडिया को डेमोक्रेसी नहीं कंसिडर किया जा सकता और उसकी गवर्नेंस काफी इनइफेक्टिव है. ये नैरेटिव्स फ्लोट होते हैं. जब हम वुमेन इश्यूज की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो कीवर्ड्स यूज होते हैं दे आर कि द स्टेट ऑफ इंडियन वुमेन इज क्वाइट पैथेटिक, द कल्चर इज क्वाइट पेट्रियार्कल एंड मिसोजिनिस्ट, एंड दे हैव एब्सोल्युटली नो राइट्स. When we talk about racist remarks, I believe the whole discourse of social media is majorly focused around the racist remarks. Indians are derogated using the term Pajit, which refers to someone who goes and defecates in open. Indians are called curry-smelling people who lack any civilizational values. And अभी recently जब iPhone की इंडिया में प्रोडक्शन शिफ्ट हुई तो चाइनीज मीडिया के ऊपर एक तरीका काफी ज्यादा सर्कुलेट हुआ जिससे पता चल सकता है कि कौन सा आईफोन इंडिया में बना है और कौन सा नहीं. एंड दैट वाज कि आप अपने आईफोन को स्मेल करके देखिए, अगर उससे कड़ी की स्मेल आती है तो वो इंडियन मैन्युफैक्चर्ड है. इंडियन सोसाइटी को काफी बैकवर्ड और ऑर्थोडॉक्स समझा जाता है. ये समझा जाता है कि इंडिया में लोगों को कोई क्लीनलीनेस की सेंस नहीं है. People come and spit all over the place. They defecate openly in public.
they throw garbage everywhere. Talking about cultural remarks, Indian culture is deemed as a very unscientific culture with stupid stereotypical practices and which has weird demonic gods and practices. Well, often you will find that the Tantra roop of our gods and goddesses and even the Vedic roops of our gods and goddesses are often mocked and taunted about. And again, India's infrastructure is always labeled as a very pathetic story with train crashing incidents always making the headlines. Now, if we talk about the reasons कि ऐसा क्यों है कि इंडिया को इतना negatively portray किया जाता है, so you can take a look at that graph. And talking about individually, first is selective coverage. Selective coverage basically indicates कि हम facts को twist करके present करेंगे और सिर्फ उन्हीं conversation और incidents को present करेंगे जो हमारे agenda को suit करते हैं. For example, 2014 के बाद इंडिया के अंदर एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ जिसके थ्रू गवर्नमेंट डिसाइडेड कि जगह जगह शौचालयों का निर्माण किया जाएगा जिससे ओपन डेफिकेशन की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मिले. अब जब ये प्रोग्राम अनाउंस हुआ एकदम से द होल वर्ल्ड गॉट टू नो अबाउट इट. बट हियर इज वेयर सिलेक्टिव कवरेज केम इनटू प्ले. It was not discussed कि किस तरीके से इंडिया में एफर्ट्स किए जा रहे हैं टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, बट व्हाट वाज डिस्कस्ड कि देखो इंडियंस कितने डिस्गस्टिंग है कि दे डेफिकेट इन ओपन. बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर कॉपी पेस्टिंग जर्नलिज्म दैट इज लेजी जर्नलिज्म चलता है. There are two major media agencies, specifically Bloomberg and Reuters, and इनके narratives you will find circulating everywhere. So अगर Bloomberg और Reuters की रिपोर्ट हमारे बारे में biased होती है तो इवेंचुअली ज्यादातर मीडिया कवरेजेस, सोशल मीडिया पोस्ट सब हमारे अगेंस्ट हो जाती है. नाउ टॉकिंग अबाउट बायस्ड आर्कटाइप्स, हर एक कंट्री को लेकर सबकी कोई ना कोई टेम्पलेट है एंड सेम टेम्पलेट अप्लाइज फॉर इंडिया. People don't think that we can do anything spectacular. So what happened was कि जब चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लॉन्च हुआ था तो अगर हम देखें कवरेज या जो पोस्ट हुए थे तो अगर वो एक तरफ चंद्रयान की लैंडिंग की बात कर रहे थे तो साथ में वो इंडिया की सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में भी बात कर रहे थे, विच इंडिकेट्स कि ये आर्क टाइप में भी अगर हम कुछ सक्सेसफुल चीज करते भी हैं तो भी उसे एक्सेप्टेंस नहीं मिलती. Now talking about racism, I believe that is quite self-explanatory. Lack of platform for the Indian voice. Indian opinion, Indian perspective, usually ये इतने वर्ल्ड वाइड सर्कुलेट नहीं होते. अगर हम देखें कि नो मैटर विच साइड वी टेक, इजराइल और पैलेस्टीन की वॉर में अगर हमें इक्वल कंटेंट इजराइल की साइड का मिलता है तो हमें इक्वल कंटेंट पैलेस्टीन की साइड का भी मिलता है. लेकिन अगर हम कश्मीर इश्यू की बात करें तो ज्यादातर स्कॉलरली वर्क्स, जियोपॉलिटिकल बुक्स all see the Kashmir issue from the Pakistani perspective, from which we can conclude that Pakistan has been quite successful in making its voice heard on the global platform. Whereas in case of India, a lot of times we are so busy in people pleasing that we just forget to give out our own perspective. जिसके अंदर even though I feel Russian-Ukraine war पे India का perspective have been quite of an exception. Now talking about weak diplomacy, हर एक गवर्नमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस गवर्नमेंट का उस कंट्री के कल्चर को अच्छे से प्रोपगेट करे. जैसे चाइना में कन्फ्यूशनिज्म सेंटर्स हैं. अब जिस जगह पे चाइना के एम्बेसीज हैं हर जगह वो कन्फ्यूशनिज्म सेंटर्स को एस्टैब्लिश करते हैं जहाँ पे लोग आकर चाइनीज कल्चर के बारे में जान सकते हैं. वहीं एमईए की तरफ से ऐसा हमें कोई भी इनिशिएटिव नहीं दिखता. अगर इनिशिएटिव होता भी है तो वो काफी स्मॉल स्केल पे होता है जो एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाता, और जो बाकी इनिशिएटिव्स होते हैं वो यूजुअली प्राइवेट इंडिविजुअल्स की वजह से होते हैं, जिसकी वजह से द वर्ल्ड नेवर रियली गेट्स टू नो फ्रॉम द गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव कि इंडिया के पास क्या क्या अच्छी चीजें. नाउ टॉकिंग अबाउट एंगेजमेंट एंड फेम, 140 करोड़ पॉपुलेशन के देश के बारे में अगर आप कुछ भी लिखते हो तो obviously people will come and read about the post. Whether it is something positive and negative, you will be getting engagement for sure, which will result in high revenue. हम इस इंसिडेंट को PewDiePie ने ओपनली जो इंडिया के खिलाफ रेसिज्म स्प्रेड किया था when T-Series took over him in the rate of subscribers was an
एडेंट एग्जाम्पल जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंगेजमेंट द कंप्लीट परसेप्शन ऑफ अ कंट्री वाज sabotaged. Now talking about our own performance as a society, I feel there have been a lot of areas where we have been nothing but a sheer disappointment. We as a society have propagated 6,000 for Russian women as a joke, and it has been quite of a celebratory joke. बट इसका रिजल्ट ये रहा कि जितनी भी रशियन फीमेल्स रही हैं सबके डीएम्स में यूजुअली इंडियन लोग जाकर कमेंट्स कर देते हैं या ये मैसेज करते हैं, जिसकी वजह से एक जो पीपल टू पीपल कनेक्ट होता है वो काफी ज्यादा हार्म होता है. टॉकिंग अबाउट क्लीनलीनेस, वी डू एक्चुअली नो दैट देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ एवेन्यूज जहाँ पे हम कुछ भी सफाई नहीं रख पाते हैं. हमारे सबसे ज्यादा पॉपुलर और इम्पोर्टेंट जगहों के भी 10 मीटर के रेडियस में विल फाइंड the sittings of pan, which indicates that there has been problem from our side too, which needs to be improved. Now talking about the media's perception, specifically global media house perception about India. Now if we look at this map, we see that majority of the big countries have a very negative perception about India. Russia has a neutral one. Even China has a negative perception, and only Japan is the country which has a positive perception. But why is it so? The reason stems from the lazy journalism thing. Now, we did an analysis of the articles published by Washington Post on India, and we found that from January to June, they published 51 articles about India, in which 86% of them were extremely negative, and the rest percentage included neutral articles. There was not even a single positive article published by Washington Post till June. I received one positive article this month only. Now here, what the factor is that it is not like India is about everything positive. But if a media agency is not even able to find a single positive news from India since last 6 months, then we can definitely conclude that there is some biasness about that coverage. Now, how does this contribute to the perception of India is that a lot of times even Indians themselves go and quote the reportings of these media agencies. So that creates a flawed narrative again in India itself and the world it is affecting already. Now let's talk about the measures that can be used to improve the perception of India. You can have a brief look at the graph. Now, if we talk about the measures to improve the perception individually, the first one will be being economically powerful. So, economically powerful means that we increase our GDP, but we also decrease the income inequality that is persistent in our country. The per capita income of our country should rise at a phenomenal level. And these things will lead to increase in investment. Now, how will this affect the perception of India is that when a lot of avenues will be having a lot of positive advantages from investing in India, what they will do is that they will kind of start to create a narrative so that even more people can be persuaded to invest in the same country. एग्जाम्पल वाइज अगर हम देखें तो आज से 20 साल पहले तक चाइना का परसेप्शन भी बहुत खराब था, लेकिन चाइना ने जैसे ही अपनी जीडीपी की काफी हाई ग्रोथ करी, एकदम से अ लॉट ऑफ मीडिया हाउसेस, अ लॉट ऑफ कंट्रीज स्टार्टेड हैविंग सम बिजनेस स्पेसिफिक इंटरेस्ट इन चाइना, जिसकी वजह से दे हैड टू कन्विंस देयर पीपल कि व्हाटएवर दे आर इन्वेस्टिंग इन चाइना इज गुड, एंड फॉर दैट they started making a positive narrative about China. The same thing applies for the Middle Eastern thing. Before the discovery of oil and Middle Eastern countries getting super rich, the same degraded, uncivilizational narrative applied even to those countries. But after those countries became rich, the narrative suddenly changed. अगर हम ओलंपिक्स की बात करें तो फ्रांस ओलंपिक्स में हमने देखा कि प्लेयर्स को अच्छी अकोमोडेशन नहीं मिली, और वहीं कुछ स्विमिंग एरियाज के पास बड़े बड़े ड्रेन्स खुले थे, जिसकी वजह से स्विमर्स को काफी ज्यादा प्रॉब्लम रही. लेकिन इस चीज को एक बहुत बड़ा इश्यू नहीं बनाया गया, क्योंकि फॉर देम फ्रांस इज क्वाइट ऑफ अ रिच एंड प्रॉस्परस नेशन. सो इस चीज में बाय बीइंग इकोनॉमिकली पावरफुल वी कैन गेन अ सिग्निफिकेंट एज.
Not talking about cultural ambassadors, the problem with us is that we are rarely able to tell the people about the actual wisdom of our ancient texts and culture. Now, see, I do completely agree that dogmas are there, but still, we do hold some great treasures of the cosmopolitan values which can be spread to the rest of the world. And same applies for the great dances, the great culture, diversity, stories, everything that Indian society has. एंड प्लस एक एडवांटेज जो हमें मिलेगा वो ये होगा कि क्योंकि हम खुद अपने कल्चर को प्रोपोगेट करेंगे तो हमें अपने कल्चर का कंटेक्स्ट पता रहेगा, जिसकी वजह से हमारे कल्चरल वैल्यूज की मिस इंटरप्रिटेशन भी कम रहेगी. हम इसके साथ ही अपनी एस्ट्रोलॉजी, अपने वैदिक टेक्स्ट, इन सबको भी प्रोपोगेट कर कर अपनी सॉफ्ट पावर इंक्रीज कर सकते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिक्लेमिंग हेरिटेज. नाउ फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बुद्धिज्म इज समथिंग व्हिच ओरिजिनेटेड इन चाइना. इवन दो बुद्धिज्म इज समथिंग जिसका जन्म, जिसका स्प्रेड सब इंडिया के थ्रू हुआ, लेकिन चाइना को वहां पे एडवांटेज इसलिए है क्योंकि चाइना हैज ऑलवेज बीन इन द फोर फ्रंट ऑफ टेलिंग द वर्ल्ड कि बुद्धिज्म उनकी तरफ से है. सो इस तरीके से हमारी काफी सारी ऐसी हेरिटेजेस हैं जिनको हम कहीं ना कहीं लॉस्ट कर चुके हैं. जैसे हल्दी वाले दूध को टर्मरिक लाटे बोलकर बाहर की कंट्रीज प्रोपोगेट करती हैं. प्राणायाम की टेक्निक्स को न्यू टेक्निक्स ऑफ ब्रीदिंग बोलकर न्यू एज जिम इन्फ्लुएंसर्स उसको एडवर्टाइज करते हैं. कलारी पयट्टू जो आगे जाकर कुंफू बना, हम उसकी हेरिटेज भी नहीं ले पाए. तो इस तरह से देयर आर अ लॉट ऑफ सेक्टर्स जहाँ पे एक्चुअली द ओरिजिनेशन एवरीथिंग इज फ्रॉम आवर साइड, बट व्हाट वी आर lacking is to have the actual patent. That doesn't mean that we capitalize on that thing. It means कि हम दुनिया को बताएं कि इसके जनक हम हैं. Now talking about own media houses, well, here I would like to appreciate the work of Palki Sharma Upadhyay for telling the world about the Indian voice. But still I feel 140 करोड़ की पॉपुलेशन वाले देश से अभी बहुत सारी वॉइसेस आनी बाकी हैं, बहुत सारा स्कॉलरली वर्क होना भी बाकी है. जब ये स्कॉलरली वर्क आएगा, जब ये वॉइसेस आएंगी और इन्हें अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, तो again we will be having some fantastic collection of the Indian perceptions which can be made used to tell the world about how fantastic our country is. Now talking about anti-India propaganda, I believe it is very necessary that we call out whenever we feel that there has been some severe misinterpretation about the narrative surrounding India. Abhi recently there was a journalist from Australia, Avni Das, which claimed on social media that Indian government denied her visa just because she is not pro-government. However, when the reason was actually investigated, it was found that there has been some problems with Avni Das' documents, which was the reason why her visa was denied. However, Avni Das made a huge fuss out of this whole incident, and suddenly उसने काफी सारे खालिस्तानी लिंक्स को सिमुलेट करके आर्टिकल्स पब्लिश किए जिसमें उसने लिखा कि रॉ ऑस्ट्रेलियन सोवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं बाय सेंडिंग देयर एजेंट्स, और जिसकी वजह से एकदम से काफी ज्यादा प्रोपगेशन होने लगी अबाउट द फैक्ट कि कनाडा में तो कर ही रहे थे रॉ एजेंट्स अपना काम, अब ऑस्ट्रेलिया में भी आने शुरू हो गए. अब अवनी दास का ये प्रोपेगेंडा काफी बड़े स्केल पर स्प्रेड हुआ, लेकिन वहीं इसकी रियलिटी एक काफी छोटे स्केल तक रही, क्योंकि अगेन उस प्रोपेगेंडा को कॉल करने के लिए इनफ एफर्ट्स डाले ही नहीं गए. तो वहीं अगर हम इस तरीके की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर कर उन्हें एक्चुअली कॉल आउट करेंगे विद द गुड स्ट्रेंथ ऑफ सच ह्यूज mobile and internet users, then I definitely feel that we can correct the perception in a lot of sense. And now lastly, coming to improving the shortcomings. See, there have other people are definitely at flaws, but there are also some areas where we need to improve as a society, when we need to change the mindset, when we need to be more receptive of the diversity. And if we start working even on some small perspective, like keeping the trash in our pockets rather than just throwing it around the road, I feel we can make huge significant changes about the perception. Now coming to the conclusion. See, India, I know
हमें बहुत बार लगता है कि हमारे देश में काफी सारी खामियां हैं, काफी ज्यादा खराबी है, एंड दिस मंथ हैज बीन दैट मंथ जब हमने देखा कि there has been a rampant rise in crime against women all over India. ये नैरेटिव्स ने कहीं ना कहीं एक बार हमें सोचने पर मजबूर किया कि सच में we live in such a pathetic country and such a pathetic society. But I would say that the same things happen in other countries too. Now, I am not justifying it, but I'm saying that maybe we can improvise a little bit on our own and pick up the best part of our society and actually start to appreciate them, so that they can be heard more. Now, Indian society is a completely complex society with a paradox on its own. Whatever you can say about India, the opposite is always true. But when it comes to narratives, a lot of times complexities gets completely removed, which changes the very inherent society of which changes very inherent characteristic of the Indian society, that is complexities. So हमें अपने complexities, अपनी diversity को respect करना होगा, लेकिन साथ में सबसे अच्छे common grounds निकालने पड़ेंगे जिनको use कर हम अपने लिए खुद की perception भी improve कर सकते हैं और साथ में world level पर भी अपनी perception improve कर सकते हैं. The world is of a global flux right now. There are huge changes occurring, and I feel that this is the opportunity for India to grow as a rising power. And for that, we need an amazing soft power, which will never happen unless we improve the perception of India on social media. And again, improving the perception should never mean that we just give away on all the constructive feedbacks and we just assume that ये लोग हमसे सिर्फ जलते हैं या इन्हें सिर्फ problem है ये इसलिए बोल रहे हैं. Sometimes the constructive criticism are the true mirror of your society and they tell you that where you need to improve. So constructive criticisms should be taken and our positive points should be recognized and worked upon so that we can improve the overall perception of India. Thank you. Thank you so much, Miss Anisha. It was really a power-packed presentation, and your talk, it was seriously great, and it must have changed the perception of our audience. So we would be taking questions one by one. So yeah. So first question is from our speaker, not speaker, from our audience. She's asking, modernization means a westernization of the dominance of the English language, dressing sense in India, and the food habit of the Indian people. So how can it be overcome? See, we need to recognize that we can see the domination of English from two perspectives. At one level, we can see that Hindi is being completely dominated. But on the other side, we can see that despite everything, we are still the second largest English speaking nation of the world. So we definitely have the opportunity. And if learning a language can give us even more opportunities, then what is the disadvantage in that? So definitely English should be learned, but उसका कहीं भी ये मतलब नहीं है कि हम हिंदी की वैल्यू करना कम कर दें. आई बिलीव वी आर ब्लेस्ड एज अ नेशन क्योंकि हमें बाईलिंगुअल बनने की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. इंडिया में काफी सारी लैंग्वेजेस हैं जिन्हें हम लर्न करके अपनी कल्चरल डाइवर्सिटी को काफी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं. बट साथ ही जब हम अपनी लैंग्वेजेस सीख कर उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दुनिया को बताएंगे तो उससे आई फील जो हमारा कॉस्मोपॉलिटन वैल्यू है ऑफ शेयरिंग द विजडम उसको भी काफी बेनिफिट होगा. And coming to the whole modernization and westernization debate, I feel that at a larger level, the society equates modernization with westernization. But technically speaking, modernization is change in a societal outlook and improvement in productivity. So instead of just getting again into the Western narratives, why not we form our own narrative of modernization? Why not we become our own examples where we assimilate Hindi with English and our traditional values to tell the world that here is the Indian way of modernization. Okay. And the next question is, how do social media platforms respond to incidents of violence or unrest in India? And what impact does this have on the situation? Okay.
So I feel that all the incidents of violence are cherry picked a lot of times to suit the agendas of the media houses. So, firstly, when it comes to the overall coverage, the incidents will be definitely cherry picked, and the narrative will be specific that देखो इन लोगों से गवर्नेंस भी नहीं होती, देखो इनकी सोसाइटी में कितना ज्यादा अनरेस्ट है, देखो ये लोग तो साथ में भी नहीं रह सकते. तो ज्यादातर नैरेटिव इसी हिसाब से चलते हैं. Could you please repeat the second part of the question? Yeah, she was just asking, what's the impact? Can it negatively influence people, or it could negatively, create a sort of threat? See, coming about the world coverage, I don't think that harms India more than the fake news that is spread in India itself. So I feel that world perception से उनका परसेप्शन हमारे बारे में खराब हो रहा है, लेकिन जो एक्चुअल डैमेज है वो हमारी खुद की फेक न्यूज से ही होता है, जिससे और ज्यादा रायट्स क्रिएट हो जाते हैं. बाकी वो परसेप्शन तो कंप्लीटली नेगेटिव ही रहता है. Okay, great. We would be taking the third question. It is a country's perception more influential than its actual development, or does authentic progress inherently reshape the public perception? Can a positive image be deceptive if it's not substantiated by the tangible advancement? And do leaders' efforts towards meaningful change necessarily reform the country's reputation? Okay, see, propaganda plays a huge role, I believe. And we have the biggest example of the Nazi Germany, where a single propaganda was able to influence the minds of millions, and a lot of people died there. So, in a long term, obviously, we do need a substantial thing to back whatever narrative we do spread around. But I feel that in the game of social media, narrative is the king. So whatever you'll spread on social media, people will eventually believe in it. Now take the instance of South Korean society. We all feel that it is all gaga. But in reality, 4 years back, there occurred a massive incident of sexual harassment in Korea, in which 1 out of every 3 Korean men was involved. But did it got a global attention? No, it didn't. Because there we had this narrative wali cheese. So I feel that presently narratives will overpower everything. But in long run, obviously you need a substance and you need good leaders for that. Okay, and the last question is very interesting. She is asking, what's the impact of social media on India's image in terms of tourism and international relations? Okay, so I feel that in the name of tourism, the perception on social media is quite worse, and especially after that Jharkhand incident, the reputation got a major hit since a lot of people started sharing their incidents of how their items were stolen in India or how they were fooled around. So I feel that India has actually a lot of potential. But to capitalize properly on that potential, what we need to do is to be receptive to the tourist as a society on our own. Like, what happens with us is that we usually operate in extremes. There are some places in Himachal Pradesh and Goa where the foreigners have came and they have made a complete guarded community where they don't even allow a single Indian to enter. Sometimes we behave like that, and sometimes we just push them away, we steal things from them, and we do all the nasty stuff to them. So I feel that social media perception is bad, but we are not doing something very significant to improve that. So more efforts should be done from the tourism ministry to improvise on that thing, and a few little efforts can be done from our own side too. When we see some foreigner being in a constant state of flux or confusion, we can go there or help them out. Thank you so much, Anisha. That was all from the audience. And I have one question from our GSTS side. It is, please tell us about your experience about the platform and by working with the team. Working with the team has been quite amazing. I
coordinated with Manvi all the time. So you have been quite reciprocative to all the things that were happening in my life. And other than that too, you have been quite supportive and appreciative. If I talk about the trial run, Sir was extremely supportive. He understood my problems, and the rest of the moderators actually came and told me the drawbacks which I was facing in my presentation. So that has been truly amazing. And I have a dream of becoming a good speaker in general. So I feel that GSTS will always be the first platform which actually gave me the official opportunity to came and talk on the platform. And other than that, the whole session, the whole team is completely enlightening, and I learned a lot from this platform. Thank you. Thank you so much, Anisha, and we wish that you'll stay connected with us in the further programs as well. And if you all also want to be a part of GSTS, so we have the links of our Google Forms in the chat box and of our social media as well. So now I would like to request our guest of honor for his valuable insights about the topic and the platform. Thank you. Am I audible? Yes, sir. Okay. First of all, I want to thank Principal Professor Nachiketa Singh, IQAC Convener Dr. Pramod Kumar Dwivedi, GST Convener Dr. DN Singh, and the most important factor behind this series, Dr. Manish Kamwar, and all the team behind this talk series. How much time I'm having? I think 10 minutes. 10. Yeah. As per you, 5 to 10 minutes. Yeah. Okay. मैं थोड़ा अपनी बात जो है आरंभ करना चाहूँगा टॉपिक से ही, क्योंकि टॉपिक है परसेप्शन ऑफ इंडिया ऑन सोशल मीडिया। सबसे पहले तो मैं अनीशा को जो है बहुत बहुत बधाई देता हूँ इतनी अच्छी टॉक के लिए, क्योंकि जो इतने अच्छे तरीके से इसने विषय को रखा है, ये तकरीबन सारी चीज़ें इसने कवर कर दी हैं। क्या परसेप्शन हमारा किस तरह से डेवलप हो रहा है, क्या हमारे उसमें सजेशंस हो सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो आइडिया है वो थोड़ा सा इससे अलग है कि मैं इसमें परसेप्शन ऑफ इंडिया की बजाय अभी मैं बात करना चाहता हूँ परसेप्शन ऑफ भारत की। मैं इंडिया से हट के बात करना चाहता हूँ भारत की, क्योंकि हम इंडिया के परसेप्शन को तो बहुत दिखा चुके, और इंडिया का परसेप्शन जो वर्ल्ड में है वो मुझे लगता है कि जितना लोग बिगाड़ सकते थे उतना उन्होंने बिगाड़ा। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि भारत का जो परसेप्शन है, जो डेवलप हो रहा है, वो बहुत अलग तरीके से हो रहा है। अब भारत को लोग अलग तरीके से देख रहे हैं, और परसेप्शन की अगर हम बात करें तो वो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट के ऊपर जो है डिपेंड करता है, प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है, या किस तरह के ऑडियंस वो उसको देख रहे हैं, जो भी आप कंटेंट जो है सोशल मीडिया पे जो जा रहा है। तो कुछ कॉमन थीम्स हैं जिसको अगर हम देखें कि परसेप्शन जो है वो कैसे डेवलप हो रहा है, तो उसमें एक जो थीम है वो है कल्चरल प्राइड और हेरिटेज। तो अगर हम बात करें कल्चरल प्राइड की, तो हमारे बहुत सारे ट्रेडिशंस हैं, उसके थ्रू हम अपना परसेप्शन डेवलप करते भी हैं और हो भी रहा है। जैसे हम बहुत सारे फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं और उसको सेलिब्रेशंस को सोशल मीडिया पे डालते हैं। जैसे हमारा दिवाली का सेलिब्रेशन है, होली का सेलिब्रेशन, हम आमतौर पर जो फोटो खींचते ही हैं। और हमारा ऐसा नहीं कि हमारा दायरा जो है बहुत सीमित है, आज हम जो है पूरे वर्ल्ड में छाए हुए हैं, हमारे कनेक्शंस वर्ल्ड में हैं, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स भी जो है वर्ल्ड वाइड हैं, तो वो भी हमारी होली की फोटो देखते हैं। हम रंग बिरंगे किस तरह से जो है क्या सेलिब्रेट करते हैं, होली की फोटो हम जो किस तरह से पूरा भारतवर्ष जो है हम देखते हैं कि जो है रोशनी में नहाया होता है। तो ये परसेप्शन भी इंडिया का है। आज आप देखिए जो है वाराणसी या उसका जो घाट जो है उस पे कितने दिए हम जो है जलाते हैं, वो परसेप्शन भी है हमारा, जो जाता है जो है पूरे वर्ल्ड में कि इंडिया जो है वो हर्षोल्लास से जो है कैसे त्योहार मनाता है। इसी के अलावा हमारा आप देखें तो योगा,
योगा का जो परसेप्शन पूरे वर्ल्ड में जो डेवलप हुआ है अभी भारत को लेके, तो भारत क्योंकि योगा की जन्मभूमि है, और जैसा कि अनीशा ने बताया कि भाई चाइना में भी बहुत सारा मतलब ऐसी चीजें गई हैं, और भारत से देखिए कुंग फू जो है वो हमारा ही जो है मार्शल आर्ट के रूप में जो है सामने आ रहा चाइना से जो है, वो भी आपको पता होगा। तो मैं देखिए परसेप्शन पे एक मुझे बात याद आ गई कि मैं अभी क्लास में जब चाइना स्टार्ट कर रहा था, क्योंकि मैं मॉडर्न चाइना पढ़ाता हूँ, तो बच्चों से मैंने पूछा कि भाई व्हाट इज योर परसेप्शन रिगार्डिंग चाइना। तो अलग अलग तरह के जो आंसर्स आए, तो उनमें दो आंसर जो बड़े इंटरेस्टिंग थे, जो मैं यहाँ बताना जो उचित समझता हूँ। एक परसेप्शन क्या था कि कुछ लड़के बोल रहे थे सर चाइना की लड़कियां बहुत सुंदर होती हैं। कुछ लोगों ने बोला हाँ मतलब हैंडसम होते हैं चाइना के लोग, ठीक है, फिट होते हैं। और फिर कुछ लोगों ने बोला सर बड़े खराब होते हैं और वो सब वो सांप वाप खाते हैं, तो और पता नहीं क्या क्या चीज खाते हैं। तो आप ये बताइए कि जो परसेप्शन जो डेवलप हो रहा है ये किसके थ्रू हो रहा है? सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि वो लोग तो चाइना नहीं गए, हम लोग नहीं गए चाइना, लेकिन हमारा जो विचार है चाइना के बारे में, क्योंकि जो वो दिखाते हैं वही तो हम देख रहे हैं। तो बेसिकली सुंदरता जो है दिखाते हैं, और वो खाने पीने के जो हमारा भी जो है फूड कल्चर जो है वो ऑल ओवर इंडिया में जाता है। हमारे छोले भटूरे आप देखिए तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो फेमस है। तो ये फूड कल्चर है या खाने की जो हैबिट्स हैं या जो पहनावा है, ये बहुत सारी चीजें जो है डिपेंड करती हैं। इसके अलावा जो है एक और इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। हम लोग जब हिस्टोरिकल साइट्स पे जाते हैं या हिस्टोरिकल साइट्स के बारे में जो बहुत सारी चीजें हम सोशल मीडिया पे डालते हैं, तो उससे भी हमारे देश का जो कल्चरल हेरिटेज है उसके बारे में एक नैरेटिव हमारा जो पूरे वर्ल्ड में डेवलप होता है कि अब देखिए चाइना जो है उसकी जो वॉल है उसको लेके पूरा वर्ल्ड जो है चाइना को जानता है कि चीन की दीवार जो है वो कैसी है। तो उसने उसको परसेप्शन को डेवलप किया। तो हम लोग भी जब डेवलप करते हैं तो हम लोगों ने ताजमहल को डेवलप किया है। हालांकि अब तो और चीजें भी जो है हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं डेवलप करने की, लेकिन भारत को जानते हैं कि हेरिटेज में ताजमहल है या और बहुत सारी चीजें हैं। ठीक, इसके अलावा जो है एक और जो कारण है जिससे हम परसेप्शन को जो है वो चेंज कर सकते हैं, वो कि भारत जो है मॉडर्नाइज हो रहा है। भारत टेक्नोलॉजिकली जो है एडवांसमेंट जो है भारत के अंदर है। आज हम सोशल मीडिया के थ्रू ही दिखा सकते हैं कि हमारे रोड का जो नेटवर्क है वो कितना बड़ा है, हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कितना अच्छा हो गया है। आज हम बुलेट ट्रेन जो है वो चला रहे हैं। तो ये सारी चीजें जब पूरे वर्ल्ड में हमारे इस सोशल मीडिया के थ्रू जाएंगी तो भारत की जो छवि बनेगी वो मुझे लगता है कि पुरानी छवि को तोड़ने में जो है बहुत मददगार होगी। इसके अलावा परसेप्शन हमारा डेवलप होता है सोशल इश्यूज को लेके और मूवमेंट्स को लेके। बहुत सारे सोशल इश्यूज जो है हमारे लगातार सोशल मीडिया पे ट्रेंड करते हैं, और उसमें अभी देखिए जो रेप कांड जो है उसको लेके जो है एक सोशल मीडिया पे जो है कुछ चीजें जो है चल रही हैं। तो ये सारी चीजें पूरे वर्ल्ड में हमारे देश की छवि को बिगाड़ने का काम करती हैं। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया जो है उसको कहीं कोई घटना होती है तो देखिए जो बड़ी घटना है उसको दिखाना जो है वो ठीक है, लेकिन बहुत छोटी सी घटना को बहुत बड़े ढंग से जो दिखाना, बहुत तूल देना, वो चीज भी ठीक नहीं है। अब जैसे किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन को लेके जो है पूरे वर्ल्ड में कनाडा तक जो है हमारा परसेप्शन क्या बना कि हम जो है किसानों को जो है वो तंग कर रहे हैं, और वहाँ के संसद में जो है क्वेश्चन जो है उठाया गया। तो ये परसेप्शन भी जो है गलत है। एक और इम्पोर्टेंट जो है वो इशू है वो है डायस्पोरा एंगेजमेंट। अभी अनिशा ने भी जो है इसकी बात की थी कि बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि वर्ल्ड में जब भारतीय कहीं भी जा रहे हैं तो वो भारत के परसेप्शन को जो है चेंज करने की कोशिश नहीं करते। वो क्या करते हैं, अमेरिका में चले गए तो अमेरिकन बन गए, वो इंग्लैंड में चले गए तो इंग्लैंड के जो है निवासी बन गए। अरे उन लोगों को कम से कम भारत के बारे में अच्छी छवि बनानी चाहिए। हालांकि देखिए अभी मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे कुछ मित्र लोग जो है अभी गए थे रशिया एक डेलीगेशन में, तो वो 15 अगस्त वाले दिन जो है वहीं पे थे। तो उन्होंने क्या किया, 15 अगस्त को वहीं पर जो है हमारा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करके उसके सोशल मीडिया पे रशिया से जो है फोटोग्राफ डाले। तो ये मुझे इतना अच्छा लगा कि ये भारत की छवि को किस तरह से आप विदेश में रह के बना सकते हैं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। क्योंकि जो भी हमारे यहाँ से भारत से बाहर जाके रह रहे हैं लोग, उनको भी जो है इन इश्यूज को देखना चाहिए
कि भारत की छवि खराब ना हो, कम से कम उनकी वजह से ना हो, या जो अच्छी चीजें हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं, उसको दुनिया के सामने उनको भी रखना चाहिए। एक और जो है वो है कि क्रॉस कल्चर जो है एक्सचेंज, हम लोग इसके थ्रू भी जो है अपने भारत की जो विरासत है, भारत का जो कल्चर है, उसको समृद्ध कर सकते हैं। क्योंकि आज आप देखेंगे कि हम पिज्जा खाते हैं बड़े मजे से और पोस्ट डालते हैं, बर्गर खाते हैं, बर्गर की जो है पोस्ट डालते हैं। तो इंडिया ने किस हद तक जो है भारतीयकरण कर लिया है बहुत सारी चीजों का, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। तो इसका मतलब ये है कि हम वो ट्रेडिशनल वाला जो है इंडिया नहीं है, अब हम भारत हैं। अब हम जो है भारतीय तरीके से, भारतीय तौर तरीके अपना के चीजों को अपनाते हैं, एज इट इज नहीं अपनाते हैं। तो ये भी एक भारत का चेहरा है जिसको सोशल मीडिया के थ्रू हम दूसरों को दिखा सकते हैं। एक और जो है चीज है जो है मीम्स एंड द पॉप कल्चर। मीम्स के थ्रू भी है बहुत सारी चीजें जो है नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी जो है सोशल मीडिया पे चलती हैं। तो उसके थ्रू भी हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे मीम्स जो है उनको बढ़ावा ना दें जिन मीम्स के थ्रू भारत की छवि खराब होती है, बल्कि ऐसे मीम्स को बढ़ावा दें या ऐसे मीम्स को खुद प्रचारित करें जिससे भारत को अच्छा दिखाने की कोशिश हो सकती है। एक और बहुत अच्छा माध्यम जो है वो हो सकता है हमारा पॉपुलर कल्चर, पॉप कल्चर जिसे हम बोलते हैं। तो पॉपुलर कल्चर में हमारा बेसिकली आता है जो आपका बॉलीवुड है या टॉलीवुड है, ठीक है। इनके थ्रू जो है हम अपने भारत की छवि, क्योंकि क्या था कि पहले भारतीय फिल्में जिस तरह का समाज दिखाती थी, जो समस्याएं दिखाती थी, वही समाज वही समस्याएं पूरे वर्ल्ड में जाती थी और उसी के आधार पर विदेशी लोग हमारी छवि को बनाते थे कि भाई भारत तो ऐसा है, भारत में गरीब हैं, भारत में ये है। आज हम जिस तरीके की फिल्में बना रहे हैं, आज हमारे समाज में जो दिखा रहे हैं फिल्मों के थ्रू जो है कि क्या हो रहा है, आज हम आधुनिकता की बात करते हैं, आज हम बात करते हैं कि मध्यम वर्ग जो है वो भी एक आलिशान वाला जो है जीवन जो है वो जी रहा है। ये सब चीजें भारत की छवि को सुधारने में बहुत मददगार हो सकती हैं। मुझे लगता है कि मैंने समय जो है ज्यादा ले लिया, बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है रुकना चाहिए। मैं मतलब बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पूरी टीम का, अनीशा जी का, मनीष सर का, कि उन्होंने मुझे मौका दिया और थोड़ा सा प्रिविलेज मैंने ले लिया अपने विचार को भी जो है रखने की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जगवीर जी नमस्कार। जगवीर जी नमस्कार नमस्कार। नमस्कार मैं डीएन नमस्कार। सिंह। जी 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 नमस्कार नमस्कार बस सर। आपको नमस्कार करने के लिए रुका बस। जी जी चलिए जी बहुत अच्छा पाया। हम मनीष जी को भी नमस्कार, बहुत दिन के बाद हुआ है। हाँ चलिए कुछ मजबूरियां थी। ओके, बहुत अच्छा, बच्चे लोग अच्छा कर रहे हैं, सब टीम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मनीष कुमार जी और हमारे से कुछ हमारे लायक कोई अब मैं तैयार रहूंगा हमेशा आगे के लिए। ओके चलिए और बच्चों को करने दीजिए। Thank you so much, sir, for your remarks. Thank you so much. It was really valuable to have you here. It's a pleasure. And now, moving forward, I would like to invite our next week's speaker, Mr. Hardik Singh. He's a young social activist from University of Birmingham School in Birmingham, United Kingdom. He currently serves as a member of the steering group of the UK Youth Parliament. Previously, he represented Birmingham, the Europe's youngest city, as a member of the UK Youth Parliament for 2 terms. And he would be presenting on financing and funding. So, Hardik, if you could give us a brief about your topic. Okay, thank you. Yes, everyone. Hello. I am Hardik Singh. I'm 17 years old, currently in year 13, which is equivalent to 12th in India. And yeah, so my objective or my topic will be finance and funding specifically for free school meals and free school meals for all in India. The reason I think this topic should be introduced is, I'm sure aap sabko pata hoga, but the rates of child poverty and food poverty in specific are of extreme levels in India. And so free school meals can really help
kids in their growth and progression through the school years, and not just in their academic life but in their personal life, outside life, etc. Because I really do believe that the one free school that they receive or they should receive in school maybe that maybe their last school meal of the day, or maybe their last meal of the day. And so, yeah, I would like to introduce this topic. Just a few little objectives to take away from this topic or this talk would be, as in how to go about providing free school meals for all, and the reason for providing free school meals for all. So I'll just be expanding on the child poverty and the food poverty aspects of this provision. So yeah, thank you very much for inviting me as a speaker. And yeah, मैं आप सबको request करना चाहूँगा और invite करना चाहूँगा next Sunday to attend this talk on the 1st of September. Thank you very much. Thank you so much, Hardik. And I request our audience to please join us on next Sunday with the topic of financing and funding, create arrangements on school meals. It's a very crucial issue. So as we wrap up our program, I want to sincerely thank each one of you for taking the time to be here today. Your participation has greatly enriched our event. I especially want to thank the teachers who have joined us. Your continuous support and encouragement are essential in motivating us to pursue our goals with greater commitment and enthusiasm. And now I would like to hand over it to Manish sir for vote of thanks. Thank you, Manvi. So right now we have only 180 seconds left. So this time I keep with me. And so, okay. So India, that is Bharat, that is Hindustan, that is Aryabhat. So it's a really fantastic idea propounded by Anisa and young scholar Anisa and Dr. Jagbir Singh. They have given a very beautiful idea about the social media, social perception, and just Hardik reiterated the same thing, that what his perception about the Indian meal. So poverty is everywhere, whether it is in India, whether it is in UK, whether it is in USA, but from where we are looking for. So that is very fantastic understanding about the topic. Anisa, a young scholar, we had a good discussion before this final presentation, and where she has given us a very wonderful, very detailed description about her idea. So thank you, Anisa, for giving us or giving our audience, young scholars, a wonderful and confident perception about the social media. And I'm not a social media expert, but little bit I have some perception. I'll give you in 30 seconds. And Dr. Jagbir Singh, as usual, you are fantastic. India, that is Bharat. So this is the again a one reality of India, and you both are covered each and every part of social media except the data analysis. So it's fine, because we are the social sciences students, so we are not going to involve all these things. But it's a really really wonderful session to hear, because like Anisa's mother and sister hospitalized, and I'm also facing few problems. But after listening and after interacting with young minds, you, Hardik, Manvi, so it's really fabulous and fantastic. So I'm not a very fond user about the social media. Recently, I have used WhatsApp, and now I'm very active in LinkedIn. So my understanding about the social media, it's quite very limited, only the 2.5 years due to this GSTS, and now because I'm in department and my department is related to the international relations, so I'm on LinkedIn. So my perception is little bit traditional, orthodox, but the one thing, the bottom line, I accept from Anisa and from Dr. Jagbir, we can present our positive ideas towards the world. This is the bottom line. Whatsoever, we are facing so many problems, still the same problem with the different states in India, because the southern part of India is blaming the northern part of India for the pollution, population, and etc. Simla is blaming the Delhi for their pollution. So still we are creating the same inside India.
But and these last 5 to 7 years, what I'm looking in the political arena also, we just behave like a enemy. So no, we are not enemy in the political arena. So we can create India as or Bharat as a positive figure towards the world, because in the coming 10 years or 15 years is the world of India. Just अभी अनिशा ने एक बात बताई, वो उसने बताया था कि मॉडर्नाइजेशन, हर एक का ओन आइडिया ऑफ मॉडर्नाइजेशन, और डॉक्टर जगवीर जी ने बोला था भारत मॉडर्नाइज्ड हो रहा है. सो इफ आई क्लब दिस बोथ आइडियाज, सो वी ट्राई टू find out our own modernization goal. So we do not catch up towards the USA, UK, and the Western country. So we find out our India is modernized. Definitely we are modernized, but we find a way of modernization. So this is my bottom line idea. Yes, Manvi is appear. So she is telling, sir, ab time aapka ho gaya hai. So it's 6 o'clock. So thank you very much, Manvi. Again, a wonderful moderating session, and thank you all my colleagues from my former college, Samlal Evening College, and my the so many colleagues. They joined and they disappeared because they wanted to listen Jagbir Singh ji or Anisa. So in between, so many colleagues, they joined and they, just like Sambhuna Dubey sir also joined and left the meeting in between. So thank you all those who joined and left the meeting, and those who present with us. So thank you very much, all my graduate, postgraduate, MPhil and PhD students, and one of the youngest students. So in this way, we are the second or third time we are going out. So that we are reaching out to UK, Birmingham. From we are going to listen Hardik, a 17-year social activist. I know him personally. So thank you, Hardik, for accepting our invitation, and definitely will listen to you very promptly in the coming Sunday. So thank you very much. Have a nice day. So President, can we leave? President is here. Yes, sir. Sure, sir. Okay. Thank you, Siddharth. Have a nice day. Thank you, Jagbir ji. Anisa, thanks a lot. Aman, thank you. Thank you.